हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आपको हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताएंगे। तो ये जो टॉपिक होगा आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लासों के लिए उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें बताई जाएंगी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग क्या होगी? प्रकाश। प्रकाश अर्थात लाइट क्या है, इसके बारे में समझिएगा। परिभाषा क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। गुण में क्या है? नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अगला नंबर, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला नंबर, प्रकाश के चलने के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की लिख सकते हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला नंबर, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश की चाल किसी ठोसी माध्यम या कोई माध्यम है तो उसमें भी कुछ ऐसे माध्यम है जिसमें कि उसकी प्रकाश की चाल थोड़ा अधिक हो जाती है। तो मेन रूप से 5 ये गुण जो होते हैं प्रकाश की चाल के, ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रकाश की पहले परिभाषा कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। और प्रकाश के गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब इसके आगे आप पढ़ेंगे। और एक बात ये भी है, आधुनिक खोज में बता दिया गया है, याद रखेंगे कि प्रकाश की प्रकृति तरंग तथा कण रूप में होती है।
जो कि आगे आपको कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे, तरंग रूप में प्रकाश की प्रकृति और कण रूप में प्रकाश की प्रकृति, वो आपको आगे बताया जाएगा। अभी आप इतना केवल गुण में सीख लीजिएगा, प्रकाश की प्रकृति तरंग और कण के रूप में भी होती है। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे? इसके आगे समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये कोई मान लेते हैं कि एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। Z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये एक अभिलंब हो गया। इस पर कोई प्रकाश आपतित होती है, आपतन कोण I हो गया, ये आपतित किरण है, और अभिलंब के साथ में उतने ही कोण पर ये परावर्तित हो जाती है, अर्थात ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो प्रकाश की परिभाषा परावर्तन में क्या पढ़ते हैं आप? जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर जिस कोण के साथ आती है, वह उतने कोण पर ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर जिस या जितने कोण पर आपतित होती है, वही किरण उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। वो क्या होते हैं? नंबर 1, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अगला नियम क्या होता है? आपतन कोण I, परावर्तन कोण R एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में आप क्या लिखेंगे? चित्र बनाएंगे, फिर उसकी परिभाषा लिखेंगे और ये दोनों नियम लिखेंगे, तब आपको अच्छे से नंबर प्राप्त होंगे। इसके बाद में हेडिंग है बिंब। इसके आगे आप क्या पढ़ेंगे? बिंब।
अर्थात बिंब और प्रतिबिंब, ये क्या होती है? प्रतिबिंब। सुनिएगा परिभाषा। जब कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कोई अपना प्ररूप बनाती हैं, जहां पर कोई दो किरणें काट दे परावर्तन के पश्चात, तो वहां पर जब कोई वस्तु का प्ररूप बनता है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं, और उस प्रतिबिंब का पहले वाली वस्तु बिंब कहलाती। अर्थात जब कोई वस्तु का प्ररूप से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वहां पर उस वस्तु का जो प्ररूप बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, और वह प्रतिबिंब उस वस्तु का बिंब कहलाता। अब इसके आगे आप पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण, अर्थात मिरर। दर्पण, दर्पण क्या होते हैं देखिए। दर्पण किसी खोखले कांच से बने खोखले भाग का एक कटा हुआ भाग होता है, अर्थात खोखले भाग का एक कांच के खोखले भाग का एक कटा हुआ भाग होता है। जैसे कि ये कांच का एक गोली कोष है। कांच का एक क्या है? गोली कोष है। अब यहाँ पर नोक रखी जिससे काटा जाता है, तो ये वाला जो भाग अलग होगा इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। अर्थात कांच के खोखले भाग का एक कटा हुआ क्या है? ये भाग है, इसको क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। अब ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। प्रकार, तो दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। नंबर दो, उत्तल दर्पण। देखिएगा, इस प्रकार से बना होता है एक अवतल दर्पण, और इस प्रकार से एक उत्तल दर्पण। तो कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो। ये क्या है? पॉलिश, अर्थात पेंट किया गया है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो तथा परावर्तन, यहां से परावर्तन दबी सतह से होता है। परावर्तन कहां से होता है? दबी सतह से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसकी दबी सतह पर पॉलिश होती है और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात एक बार फिर से सुनेंगे, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और दबी सतह से परावर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसकी दबी सतह पर पॉलिश होती है और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आपको दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई जाएंगी। वो परिभाषाएं क्या हैं समझिएगा। कुछ परिभाषा, ये क्या है परिभाषाएं? जैसे कि आपको परिभाषा याद रखना है, वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा आपको ध्रुव याद रखना है। तीसरी परिभाषा मुख्य अक्ष याद रखना है, मुख्य अक्ष याद रखना है। इसके पहले मुख्य अक्ष के पहले आप वक्रता त्रिज्या समझ लेंगे, वक्रता त्रिज्या। अगली परिभाषा मुख्य अक्ष, अगली परिभाषा आप समझ लेंगे फोकस, फोकस बिंदु। अगली परिभाषा आप पढ़ेंगे फोकस दूरी। ये परिभाषाएं मुख्य परिभाषाएं हैं। 7 नंबर पढ़ लेंगे द्वरक, दर्पण का द्वरक। ये समझिए क्या होता है। देखिए वक्रता केंद्र क्या है, तो जैसे कि एक ये खोखला गोला है कांच का, तो यहाँ पर ये प्रकार की नोक रखी है और इसको ऐसे काट दें, तो ये वाला जो केंद्र होगा उसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अर्थात परिभाषा में कहें कि दर्पण जिस खोखले गोले के कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण के मध्य बिंदु पर एक बिंदु होता है P, जिससे कि प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं बिना विचलित हुए, उस बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। अर्थात दर्पण के मध्य बिंदु पर जो बिंदु होता है जिससे प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें आगे समझिएगा, जैसे कि ये दर्पण है और यहाँ पर हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है कि अर्थात दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो फोकस से भी होकर जाए, उस अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे फोकस बिंदु क्या होता है कि जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, अब इसमें कोई वस्तु यहाँ पर रख दी जाए, अब परावर्तन के पश्चात ये दर्पण है, अब यहाँ से कोई प्रकाश किरणें गई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या होती है कि वक्रता, ये ध्रुव हो गया P और ये फोकस F, ध्रुव और फोकस मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जो कि समान F होती है। और द्वरक क्या होता है, ये दर्पण है, दर्पण का ये जो कर्व होता है, इस कर्व को द्वरक कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, द्वरक कहते हैं। अब ये बात सारी परिभाषाएं आपको याद रखेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और द्वरक, जितनी भी ये परिभाषाएं आपको बताई गई हैं, बताया हमने, वो आप कॉपी में लिखेंगे। एक बार फिर से समझ लेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण के मध्य बिंदु पर एक बिंदु P होता है, जहां पर मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें या प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं बिना विचलित हुए, उसे ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव
और वक्रता केंद्र तथा फोकस को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और फोकस बिंदु क्या होता है कि जब कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और दर्पण में जो कर्व होता है अर्थात इसको नाम दे दिया जाए ए और बी अर्थात जितना ये कर्व झुका होता है उसको कहते हैं दर्पण का द्वरक। तो थैंक यू। अब इस जो चीजें हमने आपको बताई ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए उपयोगी है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट करेंगे और पूछेंगे। थैंक यू।